हेलो एवरीवन। अपने पिछले लेसन में मैंने इंडियन ज्योग्राफी का जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें मैंने आपको दक्षिण के पठार का एक इंट्रोडक्शन दे दिया था। मैंने आपको ये बता दिया था कि सारे जो पठार हैं या पहाड़ियाँ हैं उनका लोकेशन कहाँ पर है, ताकि मैं जब आपको उन पहाड़ या पठारों का डिटेल करवाऊं तो आपको ये याद हो सके और आपके माइंड में बैठ सके कि आखिर ये पठार या पहाड़ी है कहाँ। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं आपको अलग से सारे पहाड़ियों और पठारों का विस्तृत अध्ययन करवाऊंगी। ठीक है, तो मैं एक चीज बताना भूल गई थी। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं कि मैदान, पर्वत, पहाड़ियां और पठार आखिर कितने प्रतिशत हैं, कुल भूमि का कितना प्रतिशत है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि भारत में कुल भूमि का 11% भाग क्या है, पर्वत है। 18% भाग पहाड़ियां हैं। 28% भाग पठार है और 43% भाग, सबसे ज्यादा इसका प्रतिशत है, वो है मैदान का। ठीक है, याद रखिएगा 11% पर्वत है, 18% पहाड़ियां हैं, 28% पठार है और 43% क्या है, मैदान है। ये आप नोट कर लेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दक्षिण के पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे में अरावली पर्वत विस्तृत है। दक्षिण के पठार के उत्तर पश्चिम सिरे में क्या है, अरावली का विस्तार है। ये दिख रहा है आपको अरावली। वैसे तो जनरली सबको ये पता होता है कि अरावली पर्वत राजस्थान में है, परंतु अरावली पर्वत की जो स्टार्टिंग है, अरावली पर्वत का प्रारंभ कहां से होता है, आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए अरावली हेडिंग डालेंगे। फिर सबसे पहले लिखेंगे अरावली एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है। अरावली एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है, मतलब ये बहुत प्राचीन पर्वत है। ये मोड़दार एक विशाल पर्वत था। समय के साथ साथ तापमान में परिवर्तन, जैसे धूप, वर्षा आदि के प्रभाव के कारण ये जो अरावली पर्वत है ये क्या होता गया, खिसता गया और आज हमारे सामने ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बन चुका है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अरावली प्राचीन मोड़दार पर्वत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट का मतलब मैंने आपको बताया, जब वो पहले प्राचीन एक मोड़दार पर्वत हुआ करता था और समय के साथ साथ तापमान में परिवर्तन के चलते क्या हुआ, ये अत्यंत इसमें कटाव छटाव हुआ, ये घिसता गया ये पर्वत और ये एक अवशिष्ट के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो अरावली पर्वत क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं अरावली का प्रारंभ कहां से होता है। तो अरावली का प्रारंभ होता है गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य में एक स्थान है पालनपुर। तो प्रारंभ कहां से होता है अरावली का, पालनपुर। और ये पालनपुर कहां है, ये है गुजरात में। ओके, फिर अरावली का अंत कहां पर होता है, प्रारंभ तो हमने समझ लिया गुजरात में होता है, इसका अंत कहां होता है, तो इसका अंत होता है दिल्ली में। दिल्ली में एक बहुत ही फेमस स्थान है मजनू का टीला। मजनू का जो टीला है वो अरावली पर्वत का सबसे लास्ट पॉइंट है, मतलब इसका सबसे लास्ट वाला बिंदु है। तो इसका अंत कहां पर होता है, मजनू का टीला। ये कहां पर है, ये है दिल्ली में। ये सारी चीजें नोट करते रहे, ये है दिल्ली में। ठीक है, फिर हम अगर बात करें कि अरावली की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो अरावली पर्वत की सर्वाधिक लंबाई है राजस्थान राज्य में। कहां पर है सर्वाधिक, अगर लंबाई की बात करें तो ये है राजस्थान में। ओके, फिर आगे चलते हैं। अरावली
अरावली पर्वत, अगर हम अरावली पर्वत की सबसे, ये आपने लिख लिया होगा, ये आप लिख लेंगे क्योंकि आपको हमेशा काम आएंगी ये चीजें, ठीक है। अब अरावली पर्वत की हम सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं। चोटी जाने से पहले इस पर्वत का अलग अलग जगह कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो अरावली पर्वत को राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान का जो एरिया है वहां पर इसे जाना जाता है जरगा पहाड़ियों के नाम से। जरगा पहाड़ी मतलब अगर कभी भी जरगा पहाड़ियां आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये अरावली पर्वत का ही अन्य नाम है। तो जरगा पहाड़ी, दिल्ली में इसे जाना जाता है दिल्ली रिज के नाम से, दिल्ली रिज, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सबसे ऊंचे शिखर की। तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है राजस्थान में एक उदयपुर जिला है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये है गुरु शिखर, ठीक है। कौन सा है? गुरु शिखर। अभी गुरु शिखर कहां पर स्थित है तो अरावली पर्वत पर, लेकिन कौन सा जिला लगता है राजस्थान का? तो गुरु शिखर जो है वो एक स्थान है, बहुत फेमस है राजस्थान का, माउंट आबू। माउंट आबू बहुत फेमस स्थान है और ये अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, माउंट आबू, ठीक है। तो गुरु शिखर है माउंट आबू पर्वत पर, और माउंट आबू एक पर्वत है, अरावली का ही एक पहाड़ी है, आबू पहाड़ी, ठीक है। उसी आबू पहाड़ी पर ये माउंट आबू नामक स्थान है। बहुत अच्छा स्थान है, एक झील भी है यहाँ पर, बहुत अच्छा स्थान है। कभी भी आपको मौका मिले तो यहाँ पर घूमने आप जरूर जाएं, ठीक है। माउंट आबू में एक मंदिर भी है, ये गुरु शिखर के साथ साथ एक यहाँ पर बहुत फेमस मंदिर है, और उस मंदिर का जैनों की प्रसिद्ध मंदिर है वो, और उस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर, ये मंदिर जैनों की प्रसिद्ध मंदिर है, ये जैन धर्म से संबंधित है, बहुत अच्छी मंदिर है ये। यहाँ की जो नक्काशियां है ये अत्यंत दर्शनीय है, देखने में अत्यंत ही रोचक लगते हैं। आपको देखकर अचंभा होगा कि इतने वर्षों पहले भी क्या ऐसी कारीगरी हो सकती थी, वो भी अपने हाथों के द्वारा, ठीक है। तो गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है, जो कि कहां पर स्थित है? आबू पर्वत में माउंट आबू नामक स्थान पर स्थित है। माउंट आबू में एक और प्रसिद्ध स्थल है, मंदिर है, ये है जैन धर्म से संबंधित दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ये जो माउंट आबू है ये उदयपुर जिले में स्थित है, राजस्थान के उदयपुर जिले में ये स्थित है, राजस्थान के, ठीक है। तो ये होता है आपका अरावली पर्वत कंप्लीट। अरावली की लंबाई की अगर बात कर ले, लंबाई भी देख लेते हैं। तो अरावली की लंबाई है, मतलब गुजरात से लेकर दिल्ली तक की इसकी लंबाई है लगभग 1100 किलोमीटर, ठीक है। 1100 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है। समझ में आ गया अरावली पर्वत? नोट कर लेंगे और इसको एक दो बार और रिवाइज कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अरावली के दक्षिण में आते हैं। अरावली के दक्षिण में मैंने बताया था ये है मालवा का पठार। अरावली के दक्षिण में है मालवा का पठार। ये जो मालवा का पठार है, ये इस पठार का लगभग संपूर्ण हिस्सा मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अरावली के दक्षिण में क्या है? मालवा का पठार। तो अब हम देख लेते हैं मालवा पठार के बारे में। मालवा पठार, ओके। मालवा पठार, अगर देखें मालवा के पठार को, लोकेशन को देखिए अगर इसके, तो मालवा पठार के उत्तर में है अरावली पर्वत, दक्षिण में है विंध्याचल पर्वतमाला। क्या है? उत्तर में है अरावली पर्वत और दक्षिण में है विंध्याचल पर्वतमाला। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्ट चट्टानें, इसका मतलब क्या है? जब भूमि में कभी भी यहाँ पर कई वर्षों पहले ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ होगा, ज्वालामुखी फटा होगा, और इसका जो लावा है ये परतों के रूप में ये भूमि पर ये परतों के रूप में यूं बिछ गया होगा। जब ये लावा
और कई समय पश्चात यह लावा ठंडा हो जाता है और ठंडे होने के पश्चात जो ज्वालामुखी का लावा है, जब भी वो लावा ठंडा होता है तो ये चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ऐसी चट्टान को कहा जाता है बेसाल्ट चट्टानें। क्या कहा जाता है? बेसाल्ट चट्टानें। यही क्रिया कभी ना कभी मालवा पठार में भी हुई होगी। इस कारण ये जो पठार है ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित पठार है और जहां पर भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी वहां पर काली मिट्टी का क्षेत्र बहुतायत मात्रा में होगा। इसका मतलब क्या है? चूंकि ये बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र है, मतलब मालवा पठार काली मिट्टी से संपन्न क्षेत्र है। मालवा पठार में काली मिट्टी बहुत होती है और इस कारण ये पठार अत्यंत उपजाऊ भी माना जाता है। ठीक है, आपने अगर कभी हिस्ट्री पढ़ी हो तो हिस्ट्री में चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का एक शासक था। उसके शासनकाल में एक इटली यात्री आया था फाहियान। फाहियान ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और अपने यात्रा वृत्तांत में यह लिखा कि मालवा की जलवायु, मालवा क्षेत्र की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। ठीक है, क्या लिखा? मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चंस में। तो ये काली मिट्टी का क्षेत्र है और काली मिट्टी के क्षेत्र होने के ही कारण मालवा का पठार गेहूं का भंडार भी माना जाता है। गेहूं के साथ साथ यहाँ पर सोयाबीन की भी खेती बहुतायत मात्रा में होती है। ठीक है, मालवा पठार से कई सारी नदियों का उद्गम है, जैसे चंबल, छिप्रा, बेतवा, काली सिंध आदि। चंबल सबसे प्रमुख नदी है यहाँ की। चंबल नदी, यहाँ पर रायसेन एक जिला है, मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन। यहाँ पर एक ग्राम से कुमरा नामक एक गांव है, वहां से चंबल नदी निकलती है और निकल कर ये मध्य प्रदेश से क्रॉस करती हुई राजस्थान में जाती है और पुनः मुड़कर मध्य प्रदेश के एरिया में प्रवेश करती है, मतलब वही लगभग मालवा के क्षेत्र में फिर से प्रवेश करती है। और ये चंबल नदी है, अपने मार्ग बदलने के कारण इसने बड़े बड़े खड्डों का निर्माण कर दिया है। चंबल नदी ने अपने मार्ग में बड़े बड़े खड्डों का निर्माण कर दिया है। इन खड्डों में आपने सुना होगा जो पुराने जमाने की पिक्चर होती थी, या फिर जो डाकू की शरण स्थली भी माना जाता है। क्या? चंबल के डाकुओं का नाम आपने सुना होगा। चंबल के डाकुओं का मुख्य क्षेत्र क्या है? यही चंबल क्षेत्र। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंबल नदी ने ऐसे बड़े बड़े खड्ड निर्मित किए हैं कि वहां पर ऐसा प्रतीत होता है मानो कि सच में डाकुओं की शरण स्थली रहा होगा। क्योंकि जिस रास्ते से नदी जा रही है, ये चंबल नदी जा रही है, इसने अब जहां पे भी नदी जाती है अपना रास्ता जब बनाती है, नदियां जब अपना रास्ता बनाती हैं तो अपने मार्ग को काटती हुई जाती हैं। चंबल नदी भी कुछ ऐसा ही इसने किया, अपने मार्ग को काटा इसने और फिर क्या किया? इसने अपनी दिशा को परिवर्तित कर दिया। फिर से यहाँ पे अपने मार्ग को काटा, फिर इसकी एक धारा ये टूटकर ये इधर अलग हुई, इसने भी इधर मार्ग को काटा, ये इधर अलग हुई, इसने भी अपने मार्ग को काटा और ऐसे ऐसे करके वहां पे कई सारे, अगर आपको कभी मौका मिले अगर ग्वालियर इन सब रूटों में अगर जाओगे, दिल्ली से अगर आप ग्वालियर जा रहे हो या फिर आगरा से जा रहे हो तो आपको ये देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो कभी मौका मिले तो ये जरूर देखिए, सच में बहुत डरावना लगता है। हालांकि अभी यहाँ तो नदी नहीं रह गई लेकिन वो खड्ड वैसे ही है। ठीक है, तो मालवा का जो पठार है ये उत्तर की ओर अत्यंत अपर्दित हो चुका है और इस अपर्दन को कहते हैं, नदियों द्वारा जो ये अपर्दन किया गया है इस अपर्दन को कहते हैं अवनालिका अपर्दन। क्या कहते हैं? अवनालिका अपर्दन। ओके, क्या लिखेंगे? मालवा पठार के उत्तर में क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में क्या है? विंध्य पर्वत श्रेणी है। मालवा पठार बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित पठार है और बेसाल्ट चट्टानों के ही कारण ये क्षेत्र क्या है? काली मिट्टी की बहुलता वाला क्षेत्र है। मालवा के पठार में कई सारी महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे कि चंबल, सोन, केन, बेतवा। चंबल नदी ने मालवा के पठार को अत्यंत क्या कर दिया है? उत्खनन कर दिया, अर्थात अवनालिका अपर्दन से युक्त हो चुका है मालवा का पठार। मालवा के पठार में क्या है? मालवा का पठार गेहूं का भंडार भी कहा जाता है। मालवा के पठार को फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु का श्रेय दिया था। यह हो गया मालवा का पठार। ठीक है, इजी है, बस आपके समझने का है कि आप इसको रटे नहीं, आप केवल इसे समझ के पढ़े, आपको बहुत इजी लगने लगेगा। फिर हम आते हैं इसके दक्षिण में। ठीक है, मालवा पठार के दक्षिण में है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत
श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जैसा कि आपको दिख रहा है, उत्तर में क्या है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के, मालवा पठार, और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उत्तर में मालवा पठार और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत का जो पूरा क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो संपूर्ण विस्तार है वो पूरा विस्तार मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। ठीक है, मतलब ये किसी अन्य राज्य में नहीं गया है। तो विंध्याचल पर्वत का पूरा विस्तार कहाँ है, विस्तार ये है मध्य प्रदेश में। ओके, विंध्याचल पर्वत पूर्व से पश्चिम से जब पूर्व की ओर जाता है तो पूर्व की ओर विंध्याचल पर्वत की जो श्रेणियां हैं इन्हें दो नाम दिए जाते हैं। एक ही जो श्रेणी इधर की पूर्व की पहली जो श्रेणी है इसे कहते हैं भांडेर श्रेणी, भांडेर श्रेणी, और जो सबसे पूर्वी श्रेणी है मतलब विंध्याचल की जो सबसे आखिरी श्रेणी है इसे हम कहते हैं कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। आपने कटनी जिले का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में कटनी जिला है जो चूने पत्थर के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है वह जिला। वहां पर कैमूर श्रेणियां ही पाई जाती है और यही श्रेणियां जो है वो चूना पत्थर क्या है अत्यधिक मात्रा में वहां पर उत्पादित करती है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत में केवल जानने की बात यही है कि इसका संपूर्ण विस्तार क्या है, मध्य प्रदेश में है। इसके जो पूर्व की ओर श्रेणियां हैं भांडेर और कैमूर नाम से जानी जाती है और इसकी सबसे पूर्वी श्रेणी है कैमूर श्रेणी। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आएंगे तो ये कौन सा पर्वत श्रेणी है, ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब हम आते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये पहाड़ी नहीं है, ये पर्वत श्रेणी है, मतलब पहाड़ियों का एक समूह है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में है नर्मदा की भ्रंश घाटी और इसके दक्षिण में है ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में है नर्मदा की भ्रंश घाटी और इसके दक्षिण में है ताप्ती की भ्रंश घाटी। ठीक है, और सतपुड़ा एक भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा क्या है, भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। तो क्या लिखेंगे कि यह एकमात्र विश्व का नहीं भारत का एकमात्र क्या है, ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत इसे क्यों कहा जाता है, इसके उत्तर में भी भ्रंश घाटी मतलब नदियां, जब नदियां अत्यंत गहराई में बहती हैं तो गहराई में बहने के कारण ये क्या करती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। इसके उत्तर में नर्मदा नदी भी अत्यंत गहराई में बहती है अर्थात भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और ताप्ती नदी में ये भी अत्यंत गहराई में बहते हुए भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। इसके कारण क्या होता है, हम ये मानते हैं ये बह रही है नर्मदा और ये बह रही है ताप्ती नदी जमीन के बहुत नीचे। तो ये सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है इसका जो हमें आकार दिखता है, जो हमें इसकी संरचना दिखती है ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये भूमि है, ये भूमि है और ये क्या कर रही है, ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में क्या बह रही हैं और ये जो बीच का बचा हुआ भाग है ये भाग जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है ब्लॉक, मतलब जिसके दोनों किनारे धसे हुए हों। तो इस पर्वत के दोनों किनारे क्या है, धसे हुए हैं, इसलिए क्या है सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है, ये याद रखेंगे। फिर हम सतपुड़ा की श्रेणियों की बात कर ले तो सतपुड़ा में मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं। सतपुड़ा में मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो इसकी सबसे जो पश्चिमी श्रेणी है इसका नाम है राजपीपला श्रेणी। इसका नाम है राजपीपला श्रेणी। इसका थोड़ा बहुत विस्तार गुजरात राज्य में भी देखने को मिलता है। ओके, राजपीपला श्रेणी पश्चिम से लेकर पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है, उसी के नाम पर इस दर्रे का नाम पड़ा बुरहानपुर दर्रा। ओके,
तो ये जो इसकी सबसे सतपुड़ा श्रेणी की सबसे जो पश्चिमी श्रेणी है, पर्वत है या पहाड़ी है, सॉरी, ये पहाड़ियां है, ये पहाड़ियों के रूप में विभाजित है और इन्हीं का पूरा समूह कहलाता है सतपुड़ा श्रेणी। तो इसकी जो सबसे पश्चिमी श्रेणी है इसे कहते हैं राजपीपला श्रेणी, जो कि पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। ओके, फिर हम इसके आगे चलते हैं। तो ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है ये है महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। फिर इसके पूर्व की ओर चलेंगे तो इसके पूर्व में ये जो पहाड़ी दिख रही है इसका नाम है मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी से ही होता है। ठीक है, मैकाल पहाड़ी में अब हम सतपुड़ा श्रेणी की अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें तो सतपुड़ा का जो है संपूर्ण सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है पचमढ़ी। पचमढ़ी में एक स्थल है, पचमढ़ी के पास ही एक चोटी है सबसे ऊंची और उसका नाम है धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हम सर्वोच्च शिखर की बात करें तो सर्वोच्च शिखर मतलब यह चोटी ये है धूपगढ़ चोटी संपूर्ण सतपुड़ा श्रेणी की। और अगर हम स्थान की बात करें तो वो स्थान है पचमढ़ी। पचमढ़ी बहुत ही अच्छा स्थान है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, बहुत ठंडा स्थान है। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश का शिमला भी कहा जाता है पचमढ़ी को। ठीक है, ये हो गया। अब सोचने की बात यह है कि संपूर्ण सतपुड़ा की तो ठीक है, लेकिन ये दोनों जो चोटी और ये जो स्थान है ये इन तीनों पहाड़ियों में किस पर स्थित होगा? तो धूपगढ़ चोटी और पचमढ़ी नामक स्थान है महादेव पर्वत पर, महादेव पहाड़ी पर। ये ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया है ये, चाहे आप एमपी का कोई एग्जाम दो या फिर आप इंडिया का कोई एग्जाम दो, उसमें हर एग्जाम में आता है कि धूपगढ़ चोटी किस पर्वत पर स्थित है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आता है कि धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है और ऑप्शन में रहता है सतपुड़ा श्रेणी, तो आंसर होगा सतपुड़ा श्रेणी। और अगर ये पूछता है कि धूपगढ़ चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है और ऑप्शन में होता है महादेव पहाड़ी, तो आंसर होगा महादेव पहाड़ी। ठीक है, क्योंकि जो महादेव पहाड़ी है वो सतपुड़ा श्रेणी का ही एक हिस्सा है, सतपुड़ा श्रेणी का ही एक भाग है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़ चोटी, ठीक, और स्वास्थ्यवर्धक स्थान है पचमढ़ी। अब अगर हम मैकाल पहाड़ी की बात करते हैं तो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर या स्वास्थ्यवर्धक स्थान है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक यह वही स्थान है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो यहाँ से भ्रंश घाटी के द्वारा बहते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा के अलावा एक और नदी यहाँ से निकलती है और ये है सोन नदी। ये नदी उत्तर की ओर बहती है। देखिए, निकलती दोनों अमरकंटक से ही है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से निकलती है दोनों, लेकिन सोन नदी निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती है और नर्मदा नदी निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित हो जाती है। नर्मदा नदी निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, जबकि सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पटना के दीनापुर नामक गांव में गंगा नदी से मिल जाती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। याद रखेंगे, सबसे पश्चिमी श्रेणी है इसकी राजपीपला श्रेणी, सबसे मध्य में पहाड़ी है जो ये है महादेव पहाड़ी, सबसे पूर्वी जो भाग है सतपुड़ा श्रेणी का ये है मैकाल पहाड़ी। अगर हम संपूर्ण सतपुड़ा की सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वह है धूपगढ़ चोटी, 1350 मीटर ऊंची है। और अगर हम मैकाल पर्वत श्रेणी की बात करें, मैकाल पहाड़ी की बात करें कि इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, तो वो है अमरकंटक, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, फिर एक तो ये भ्रंश घाटी में बहती है और दूसरी जो ताप्ती नदी है यह महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। उसके आसपास एक जिला है बैतूल नामक स्थान, मध्य प्रदेश का बैतूल एक जिला है, वहां से निकलती है ताप्ती नदी
और यह भी भ्रंश घाटी में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी, ये जो आपको एक कटा हुआ गुजरात का भाग दिखता है, यहाँ पर अरब सागर का जो जल भर गया है यह कहलाता है खंभात की खाड़ी। ये दोनों नदियां जाकर वहीं पर गिर जाती हैं। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, ये है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। इसका नागपुर नाम जरूर है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि नागपुर जिला महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन छोटा नागपुर का पठार नागपुर में नहीं स्थित है। छोटा नागपुर का जो पठार है इसका विस्तार 2 राज्यों में है। मुख्य रूप से यह स्थित है झारखंड राज्य में, और इसका कुछ भाग स्थित है पश्चिम बंगाल में। कुछ भाग स्थित है इसका पश्चिम बंगाल में। आप एटलस में देख लेंगे कि ये जो भाग है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी भाग से राजमहल की पहाड़ियां गुजरती हैं। राजमहल की पहाड़ियां गुजरती हैं। ठीक है, इसके मध्य भाग से दामोदर नदी प्रवाहित होती है, जो यहाँ से इसके छोटा नागपुर के पठार से मध्य भाग से निकलकर यह चली जाती है पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर जाकर यह क्या हो जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी गंगा का ही एक वितरिका है, गंगा की ही एक वितरिका है। वो मैं आपको अपवाह तंत्र नदियों के चैप्टर में डिटेल से बता दूंगी। ठीक है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य भाग से निकलकर पूर्वी भाग में बहती है, और यह भी, ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन हर बार आता है किसी ना किसी एग्जाम में कि भारत की ऐसी कितनी नदियां हैं और कौन कौन सी नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो 2 नदियां तो आपने पढ़ ली, नर्मदा और ताप्ती, और तीसरी नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है वो है दामोदर नदी। तो 3 नदी आप याद रखेंगे, नर्मदा, सोन और दामोदर। ओके, तो दामोदर नदी भी क्या करती है, भ्रंश घाटी में बहते हुए आगे चलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। ठीक है, जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार में दामोदर, ये जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी के जो उत्तर का भाग है, उत्तर का भाग कहलाता है हजारीबाग का पठार। दामोदर नदी के उत्तर वाला भाग जो है, ये पूरा पोर्शन ये कहलाता है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। ठीक है, दामोदर नदी के दक्षिण में जो पोर्शन है, जो स्थान बचता है छोटा नागपुर पठार का, ये कहलाता है रांची का पठार। रांची का पठार। ठीक है, रांची का जो पठार है वो भारत में एकमात्र संप्राय मैदान का उदाहरण है। रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है, याद रखिएगा, संप्राय मैदान। दामोदर नदी के दक्षिण से एक और नदी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी। झारखंड की राजधानी है रांची। रांची नामक स्थान स्वर्णरेखा नदी के ही तट पर स्थित है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी क्या निकलकर यह भी पूर्व की ओर बहती है, और ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। लेकिन स्वर्णरेखा नदी जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। जो छोटा नागपुर का पठार है, इसे हम भारत का रूर भी कहते हैं। भारत का रूर। ऐसा क्यों? रूर नामक जो स्थान है वह है जर्मनी में। अब जर्मनी का जो स्थान है वो हम यहाँ पे इसे क्यों बोल रहे हैं? जर्मनी में 2 नदियां हैं, एक नदी है रूर और एक नदी है राइन। मतलब है तो कई सारी नदियां, लेकिन मुख्य तौर पर एक नदी है रूर और एक नदी है राइन। रूर नदी और राइन नदी का जो मध्य का भाग है, रूर और राइन नदियों के जो मध्य का भाग है, वह खनिज क्षेत्रों की विशालता के कारण प्रसिद्ध है।
खनिज क्षेत्रों की बहुलता वाला स्थान है वह क्षेत्र, और उस क्षेत्र का नाम है रूर प्रदेश। उस क्षेत्र का नाम है रूर प्रदेश। उसी क्षेत्र के नाम पर छोटे नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो है, इसे हम भारत का रूर कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण भारत में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा खनिज जहां पाया जाता है वह क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। चाहे आप लोहा ले लो, कोयला ले लो, टिन ले लो, अभ्रक ले लो, कोई भी आप अगर खनिज लेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? छोटा नागपुर के पठार में। इस कारण छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां जो कि छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व की ओर से, उत्तर पूर्वी भाग से क्या होती है? शुरू होती है, और ये आगे जाके यहाँ पे 2 ब्लॉक आ गया है। मैंने पिछली वीडियो में इस भाग का अच्छे से डिटेल से अध्ययन कराया था। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पिछली वीडियो को जाकर फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो गैप आ गया है इसका नाम मैंने आपको बताया था मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। ओके, उसके बाद आपको छोटी छोटी कुछ पहाड़ियां दिख रही हैं। इन पहाड़ियों को संयुक्त रूप से कहते हैं शिलांग पठार। क्या कहते हैं इन्हें? शिलांग पठार। शिलांग पठार, जो ये शिलांग पठार है यह कुछ पहाड़ियों का क्या है? सम्मिलित रूप है। ये आपको 5 पहाड़ियां दिख रही होंगी, इन्हीं का सम्मिलित रूप क्या है? शिलांग पठार है। वो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? पहली पहाड़ी है गारो, दूसरी है खासी, तीसरी है जयंतिया, चौथी है मिकिर, और 5वीं है रेंगमा। याद रखेंगे, सीक्वेंस याद रखेंगे। इसका सीक्वेंस पूछता है हमेशा कि पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का क्रम बताइए या पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का क्रम बताइए, तो आप इसको क्रम से ही याद रखेंगे। ठीक है, तो गारो मैं आपको बता रही हूं पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। ओके, जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी हैं ये स्थित है मेघालय राज्य में। ओके, मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां ये स्थित है असम राज्य में। ओके, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, ये सीक्वेंस याद रखेंगे। अगर हम शिलांग पठार के, संपूर्ण शिलांग पठार के सर्वोच्च बिंदु की बात करें तो वो है नोकरेक। नाम सुना होगा नोकरेक, जो कि मेघालय में स्थित है। शिलांग पठार का सर्वोच्च शिखर है नोकरेक, जो कि मेघालय में स्थित है। अब ये सोचने की बात है कि 5 पहाड़ियों में से आखिर वह किस पहाड़ी पर स्थित होगा, तो वह स्थित है गारो पहाड़ियों पर। नोकरेक शिखर गारो पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, या भूलेंगे नहीं। फिर भारत का सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान क्या है? विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी। चेरापूंजी कहां पर स्थित है? ये है खासी पहाड़ियां, और खासी पहाड़ियों के दक्षिण में है चेरापूंजी या मौसिनराम। ये भी क्वेश्चन आता है, चेरापूंजी या मौसिनराम, तो ये भी याद रखेंगे। नोकरेक गारो पहाड़ी पर स्थित है, और जो चेरापूंजी है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वह स्थित है खासी पहाड़ियों पर। ठीक है, इतना इस वीडियो के लिए काफी है। अब अगले वीडियो में मैं आपको और दक्षिण की ओर चलेंगे और उसका अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और हाँ, एक सूचना आप सभी को देनी थी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, और मेरे से जितने नोट्स अवेलेबल हो पाएंगी, और जो भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप मुझे वो कमेंट करके बताएंगे, तो मैं वो आपको अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।